Good evening, everyone. In yesterday's session, we had already completed alcohols and phenols. Alcohol और phenol complete हो चुका है. We are moving towards the last section of this chapter, which is ether. Ethers में भी a few part has been taken earlier itself. जैसे हम classification of ethers discuss कर चुके हैं. We know about symmetrical ether, unsymmetrical ether, mixed ethers और simple ethers. है ना. सिमेट्रिकल को सिंपल ईथर्स भी कहते हैं और अनसिमेट्रिकल को मिक्स्ड ईथर्स भी कहते हैं. नोमेनक्लेचर के लिए भी आप प्रैक्टिस्ड अ लॉट. नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए. फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो नोमेनक्लेचर की रूल्स टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए और उसके बाद भी प्रॉब्लम रहता है तो मेरे साथ डिस्कस कीजिए. अभी हम दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं इसमें, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल. And first we will start with preparation of ethers. पहले preparation से start कर रहे हैं. So preparation of ethers, and in the preparation of ethers the first method that we are going to discuss, दो ही मेथड डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन में. एक फ्रॉम अल्कोहल और दूसरा विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जिसमें पहला मेथड आपको मैं बता रहा हूं फ्रॉम अल्कोहल. ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल और इसमें मैं एग्जांपल लूंगा. आई विल बी प्रिपेयरिंग एन ईथर स्टार्टिंग विथ इथेनॉल. इथेनॉल से स्टार्ट करते हुए मैं यहाँ पे एक ईथर प्रिपेयर करूंगा. I am taking ethanol as the starting material, CH3 CH2 OH. अब देखिए इथेनॉल की डिहाइड्रेशन रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, अभी अल्कोहल्स वाले सेक्शन में ही पढ़ी है. आपने पढ़ा है that this ethanol upon reaction with concentrated sulfuric acid at 443 केल्विन क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन से इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ इथीन. इथीन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स. लेकिन इसी रिएक्शन कंडीशन में जस्ट बाय कंट्रोलिंग द टेम्परेचर वेरी केयरफुली एट 413 केल्विन, यहाँ 443 केल्विन था, उससे 30 केल्विन कम मतलब 413 केल्विन पे अगर टेम्परेचर को केयरफुली कंट्रोल किया जाए, देन इंस्टेड ऑफ दिस वी विल बी गेटिंग डाई इथाइल ईथर एज द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या मिलेगा, डाई इथाइल ईथर NH2. दिस डाई इथाइल ईथर in IUPAC nomenclature is known as ethoxyethane. कॉमन नेम है डाई इथाइल ईथर. है ना इजी. इसकी भी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे और मैं कह दूं कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे मुझे ना अंदर से ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि ये मैकेनिज्म जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं ना, ये 2025 में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में डेफिनेटली आएगा. डेफिनेटली 100%. आप चाहो तो मुझसे लिखवा लो कहीं पे. ये मैकेनिज्म जो अभी मैं बताऊंगा वो एग्जामिनेशन में 100% आएगा. पहले रिएक्शन में क्या याद रखना है कि इसी रिएक्शन में इथेनॉल प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इस रिएक्शन में इफ टेम्परेचर इज 443 केल्विन, प्रोडक्ट क्या मिला, अल्कीन एंड वाटर, इथीन एंड वाटर. लेकिन टेम्परेचर इफ मेंटेन्ड एट 413 केल्विन, बहुत केयरफुली आपको 413 केल्विन ही रखना पड़ेगा. अगर उससे ज्यादा हुआ तो वो अल्कीन बन जाएगा. यहां तक टेम्परेचर मेंटेन करने पे आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ईथर. अब इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं. तो मैकेनिज्म में स्टार्टिंग विथ स्टेप 1, हर्षित आप एक चीज बताइए मुझे,
ये रिएक्शन एसिड के साथ हो रही है, राइट? मैंने आपसे कई बार बोल रखा है कि whenever reaction takes place in presence of acid or with acid itself, पहला स्टेप क्या होता है? What is the first step? प्रोटोनेशन। और वो प्रोटॉन कहां से मिलेगा? प्रोटोनेशन के लिए फ्रॉम वेयर इट विल बी गेटिंग द प्रोटॉन? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से इट विल गेट द प्रोटॉन। इस प्रोटोनेशन में क्या होता है? प्रोटोनेशन में ऑक्सीजन एटम पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर गोज टू प्रोटॉन, और बदले में क्या होता है? प्रोटॉन ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड हो जाता है। तो इस अल्कोहल के प्रोटोनेशन से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसको क्या कहेंगे? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो पहला स्टेप ये है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव प्रोटोनेटेड अल्कोहल। पहला स्टेप क्या है? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। स्टेप टू है न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अल्कोहल मॉलिक्यूल। क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अल्कोहल मॉलिक्यूल। कैसे होगा? तो हियर वी हैव वन इथेनॉल मॉलिक्यूल CH3CH2OH, दिस इज एन अल्कोहल मॉलिक्यूल, और इधर CH3CH2, देखिए इसमें क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहां पे ब्रेक होगा एंड ऑक्सीजन एटम टेक्स अवे द इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो ना? यहां पे कौन सा फिशन हुआ हर्षित? हेट्रोलिटिक फिशन। प्रथम समझ रहे हो ना? हेट्रोलिटिक फिशन हुआ। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर था वो ऑक्सीजन एटम के साथ चला गया, ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर यहां था, दूसरा भी आ गया, H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन से हट गया। लेकिन ये कार्बन कैसा बन गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट? तो पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन पे, और उस पॉजिटिव चार्ज कार्बन को अब इस अल्कोहल मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा। बदले में क्या होगा? दिस विल गेट बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एटम। ये CH3CH2 तो रहेगा ही, ऑक्सीजन एटम, इसके साथ एक हाइड्रोजन भी है, और दूसरी तरफ भी इट विल हैव नाउ CH2CH3। शौर्य आ रहा है समझ में? देखो ऑक्सीजन एटम पे दोनों लोन पेयर वापस आ चुके हैं, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन एटम से बॉन्ड हो चुका है, ये जो आपका बना ना ये ईथर ही है। एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि ये प्रोटोनेटेड ईथर है, इसमें अभी प्रोटॉन मौजूद है, प्रोटॉन इज प्रेजेंट, राइट? अब देखते हैं तीसरा स्टेप। बोलो तीसरा स्टेप शौर्य क्या होगा? डीप्रोटोनेशन। वेरी गुड, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म ईथर। यहां पे क्या होगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज, and H plus is lost. This gives CH3, CH2, O, CH2, CH3 and H plus. This way ether is formed. ये मैकेनिज्म 3 स्टेप 3 मार्क में पूछा जाता है, 3 मार्क में पूछा जाता है, कभी कभी 2 मार्क में भी पूछा जाता है। यही क्वेश्चन, यही मैकेनिज्म कभी कभी 3 मार्क और कभी 2 मार्क में भी, ठीक है? आपको ये अच्छे से मैकेनिज्म आना चाहिए, क्योंकि 2025 में मुझे दिख रहा है साफ साफ क्वेश्चन पेपर में कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली होगा ही। लेट्स सी कि उस वक्त क्वेश्चन पेपर में देख के आपको आज का दिन याद आता है या नहीं, कि सर ने कहा था ये क्वेश्चन आएगा। डेफिनेटली आएगा। हाँ,
the second method for preparation of ether now, that is Williamson ether synthesis. क्या कहते हैं इस मेथड को? विलियमसन ईथर सिंथेसिस, या मैं सिर्फ विलियमसन सिंथेसिस लिखता हूं. इट इज अंडरस्टूड कि हम ईथर की सिंथेसिस पढ़ रहे हैं. अब जब मैं ये रिएक्शन लिखूंगा ना, उससे पहले एक चीज बता दे रहा हूं कि मैं जो भी रिएक्शन लिखने वाला हूं, ये ऐसी रिएक्शन है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में. आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये कौन सा रिएक्शन है. लास्ट चैप्टर हेलो अल्केन्स हेलो एरिन्स का कौन सा चैप्टर, कौन सा रिएक्शन ये है. मैं रिएक्शन लिख रहा हूं. रिएक्शन है ये मार्कर लिख हो रहा है, देखो तो कहीं शर्ट पे नहीं है. रिएक्शन है RX अल्काइल हैलाइड और इसका रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड से. इसका रिएक्शन किससे हो रहा है? विद सोडियम अल्कोक्साइड. और बहुत सिंपल है. सिंपल ये है कि यहां से Na+ और यहां से X- हटेगा. ये NaX हट गया और ये OR से जुड़ जाएगा. तो प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ROR ईथर. आप चाहो अगर यहाँ R' रखो तो यहाँ R' हो जाएगा. मतलब अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है. और इसके साथ NaX. अब आइडेंटिफाई कीजिए कि ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है हेलो अल्केन्स हेलो एरिन्स में. कहाँ पढ़ा है? नहीं, ये वर्ड्स रिएक्शन नहीं है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड. उसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट था, तीसरे नंबर का न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, जिसमें अल्कोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल मिल रहा था. आपके एनसीईआरटी में जो टेबल दिया उसमें देखो शायद 3rd नंबर पे है. और मैंने भी आपको सीक्वेंस में जो बताया था उसमें 3rd रिएक्शन ही बताया था शायद ये. राइट? तो है ना ये सेम वही रिएक्शन. हाँ हाँ, AR भी हो सकता है, वहां AR भी आ सकता है. अब इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं. तो पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के बाद वो इंपॉर्टेंट फैक्टर भी डिस्कस करूंगा. ये जरा सा क्लीन करके मुझे दो ना, इसमें ओवरफ्लो हो रहेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं. एग्जाम्पल के लिए आई एम टेकिंग मिथाइल आयोडाइड. मिथाइल आयोडाइड ले लूं चलेगा, या मिथाइल क्लोराइड लूं? मिथाइल क्लोराइड ले लेता हूं. और यहां पे लेता हूं CH2CH3, सोडियम इथॉक्साइड. क्या लिया है मैंने? सोडियम इथॉक्साइड. कौन सा? कहां पे? यहां इस साइड? हाँ जरूर होगा. इस साइड में नहीं होगा. हाँ, उसके पिछले वाले मेथड में नहीं होगा. क्या मिला? प्रोडक्ट क्या मिला? प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3O CH2 CH3 और साथ में NaCl. आप बता सकते हो इसका IUPAC नेम क्या होगा प्रोडक्ट का? इथाइल मिथाइल ईथर इज अ कॉमन नेम. ऐसे आप इसको मिथॉक्सी इथेन कह सकते हो IUPAC नेम में. मिथॉक्सी इथेन. अल्कोक्सी अल्केन कहा जाता है. अल्कोक्सी जहां पे नंबर ऑफ कार्बन कम हो, और अल्केन, अल्केन उस पार्ट को लेना है जहां नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो. राइट? चलिए, अब इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्टर बता रहा हूं, वो ये दैट
in Williamson synthesis, आपको बेटर रिजल्ट्स, बेटर प्रोडक्ट कब मिलेगा? when the alkyl group of this alkyl halide is primary and the alkyl group of sodium alkoxide is tertiary. सोडियम अल्कोक्साइड का अल्काइल ग्रुप टर्शरी हुआ और अल्काइल हैलाइड का अल्काइल ग्रुप अगर प्राइमरी हुआ तो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा. सो इन विलियमसन सिंथेसिस बेटर रिजल्ट्स are obtained if alkyl group, R का मतलब हुआ alkyl group, if alkyl group of Rx is primary and alkyl group of sodium alkoxide is tertiary. बेटर रिजल्ट कब मिलेगा? जब अल्काइल ग्रुप का अल्काइल ग्रुप प्राइमरी हो और सोडियम अल्कोक्साइड का अल्काइल ग्रुप टर्शरी हो. इसका एक एग्जांपल लेके मैं यहां लिख रहा हूं रिएक्शन. जैसे CH3Br प्लस CCH3. प्रथम कैच कर पा रहे हो इसको? देखो अल्काइल हैलाइड का जो अल्काइल ग्रुप है वो बहुत सिंपल लिया मैंने, मिथाइल ग्रुप लिया है और यहां पे जो अल्काइल ग्रुप है उसे टर्शरी लिया है. तो रिएक्शन ऐसा ही होगा. You will see that the sodium bromide is eliminated. सोडियम ब्रोमाइड Na प्लस Br माइनस मिलके हट जाएगा और बाकी जो है आपको मिलेगा ये CH3O C CH3 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 प्लस NaBr. इसका IUPAC नेम 2-methoxy 2-methyl propane. 1 2 3 स्ट्रेट चेन. सेकेंड कार्बन पे मिथॉक्सी ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप, तो 2-methoxy 2-methyl propane, राइट? क्या होगा? मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर. कॉमन नेम बोल रहा हूं ना, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर. और IUPAC नेम मिथॉक्सी 2-methoxy 2-methyl प्रोपेन. ये पेरेंट चेन है आपका 3 कार्बन वाला और सेकंड कार्बन पे ये मिथॉक्सी ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है, तो 2-methoxy 2-methyl प्रोपेन. इजी, सिंपल है ना? अब एक चीज समझ लीजिए कि ये जो आप रिएक्शन डिस्कस कर रहे हो, दिस रिएक्शन इज नथिंग एल्स देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अभी थोड़ी देर पहले प्रथम ने बोला कि सर ये अल्काइल हैलाइड के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा हुआ है, राइट? और यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो मैकेनिज्म भी आपके माइंड में काफी क्लियर वे में आएगा कि ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है. कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है? SN2. इवन हेलो अल्केन हेलो अरीन में ही आपने ये पढ़ लिया था कि जहां SN2 रिएक्शन होता है वहां ये न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो इट विल कॉज SN2. लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ अगर स्ट्रॉन्ग बेस भी हुआ तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन की जगह पे क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन. मतलब अगर आप इसका उल्टा सीन करो ना, अगर आप अल्काइल हैलाइड के अल्काइल ग्रुप को टर्शरी बना दो और इसके अल्काइल ग्रुप को प्राइमरी बना दो तो ये रिएक्शन फिर ईथर का फॉर्मेशन नहीं करेगी, वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा. मैं यहां लिख भी रहा हूं, इफ
alkyl group of Rx means alkyl halide is tertiary and alkyl group of is primary. Then instead of nucleophilic substitution, elimination reaction takes place. Elimination reaction takes place and alkene is formed as the product. Alkene is formed as the product. अगर इसका उल्टा हुआ, इसमें आपको ईथर का सबसे बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, ईथर विल बी ऑब्टेन इन बेस्ट प्रोपोर्शन बेस्ट यील्ड। लेकिन अगर इसका उल्टा किया आपने, अगर आपने अल्काइल हैलाइड के अल्काइल ग्रुप को टर्शरी ले लिया और सोडियम अल्कोक्साइड के अल्काइल ग्रुप को प्राइमरी ले लिया, तो फिर आपको इसका उल्टा रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपको एलिमिनेशन रिएक्शन दिखेगा। एलिमिनेशन में क्या फॉर्म होगा, अल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट। वो मैं यहां लिख रहा हूं, ये देखिए, ये मैंने लिया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इसके साथ मैं यहां ले रहा हूं सोडियम मेथॉक्साइड। दिस रिएक्शन विल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ 2-methyl propene as the product, और इसके साथ फॉर्म होगा NaBr एंड मेथनॉल। रिएक्शन कैसे कैसे होगा वो समझा देता हूं। देखो, यहां से Br माइनस का एलिमिनेशन होगा, वो Br माइनस Na प्लस के साथ NaBr बना लेगा, और यहां इन दोनों में से किसी भी एक कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा एज H प्लस, CH2 रह जाएगा, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और जो H प्लस निकला वो OCH3 के साथ मिलके क्या बनाएगा, CH3OH। इस मेथड से आप अल्कोहल को मेन प्रोडक्ट की तरह ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, दैट विल बी ऑब्टेन एज अ बाई प्रोडक्ट। अल्कीन कैन बी ऑब्टेन एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, जरा वो क्वेश्चन मेरा समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट में भी है, और बोर्ड एग्जामिनेशन में रिसेंटली 2024 के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और 2024 के प्री बोर्ड क्वेश्चन में, प्री बोर्ड एग्जाम में मैं भी ये क्वेश्चन पूछ चुका हूं। एनसीईआरटी इंटेक्स्ट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये रिएक्शन दिया हुआ रहेगा, ये दो रिएक्टेंट दिए रहेंगे, और यहाँ पे अल्कीन की जगह पे ईथर लिखा हुआ रहेगा, ये वाला ईथर, और आपको पूछा जाएगा व्हाट इज इनअप्रोप्रिएट इन द फॉलोइंग रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। क्या होगा, व्हाट इज इनअप्रोप्रिएट इन द फॉलोइंग रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। रिएक्शन दी होगी जिसमें यहाँ पे ये अल्कीन ना शो करके क्या ईथर लिखा हुआ होगा, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट हो गया, केस हो गया। उसके नीचे नंबर ए करके लिखा होगा, आइडेंटिफाई और करेक्ट द अबव रिएक्शन। उस रिएक्शन को करेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, है ना। और उसके बाद बोला जाएगा कि किसी एक ईथर का नाम दिया होगा कि उसके प्रिपरेशन के लिए ये रिएक्शन लिखो। इंटेक्स्ट का ही क्वेश्चन है, ये टॉपिक खत्म होते ही जस्ट ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन या सॉल्व्ड एग्जांपल क्वेश्चन है जिसमें ये दिया हुआ है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको भी मैं कहीं ना कहीं टेस्ट में इधर उधर डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछूंगा, तो ये ध्यान रखिएगा
कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया और इतना डिटेल्ड डिस्कशन किया है यहाँ पे कि ईथर के प्रिपरेशन में अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और ये सोडियम अल्कोक्साइड का अल्काइल ग्रुप अगर टर्शरी हो तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी हुआ तो ईथर नहीं मिलेगा। अगर ये प्राइमरी है तो इसके प्राइमरी और सेकेंडरी होने पे भी ईथर का फॉर्मेशन होगा, लेकिन बेटर रिजल्ट कब मिलेगा, जब ये टर्शरी है। लेकिन इस केस में अगर ये टर्शरी है और ये प्राइमरी है तो आपको ईथर नहीं मिलेगा, यू विल बी गेटिंग अल्कीन एज द प्रोडक्ट। फाइन, चलिए आफ्टर दिस नेक्स्ट वी विल सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। फाइन, लेट्स डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज नाउ। फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने से पहले आप ये समझिए कि ईथर्स में वी हैव अ नेट डाइपोल मोमेंट। नहीं, नेट डाइपोल मोमेंट कैसे होता है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट होते हैं और उसके बाद लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट होता है, इन सबको ऐड करने पे इट हैज अ नेट डाइपोल मोमेंट। बट द थिंग इज दैट ईथर्स में पोलैरिटी है तो सही, बट दे आर वीकली पोलर। पोलैरिटी वीक होती है, दे आर वीकली पोलर। तो वीक पोलैरिटी होने की वजह से their boiling point is not much affected by the polarity factor। इनका boiling point बहुत ज्यादा इससे अफेक्ट नहीं होता। In fact, suppose अगर आप 3 कंपाउंड्स कंसिडर कर लो, एक अल्केन, दूसरा ईथर, तीसरा अल्कोहल। कंसिडर अल्केन, ईथर एंड अल्कोहल। One condition required is their molecular mass must be same, या काफी क्लोज होना चाहिए। क्या क्या कंसिडर करना है, अल्केन, ईथर एंड अल्कोहल, तीनों के मॉलिक्यूलर मासेस कैसे होने चाहिए, एक दूसरे से आसपास क्लोज होने चाहिए। तो आप ये नोटिस करोगे कि अल्केन एंड ईथर हैव नियरली द सेम बॉइलिंग पॉइंट। अल्केन और ईथर का दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कैसा दिखेगा आपको, नियरली सेम। And alcohol will have boiling point very high as compared to the former two। मतलब अल्केन और ईथर के कंपैरिजन में अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगी। तो अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होगी, अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी एज अल्कोहल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल्स में क्या प्रेजेंट होता है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। लेकिन ईथर में तो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड का सवाल ही नहीं होता। आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन एटम के साथ हाइड्रोजन तो अवेलेबल है नहीं, तो देयर विल नॉट बी एनी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड इन ईथर मॉलिक्यूल्स। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ईथर्स में नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ ईथर की पोलैरिटी भी वीक है, एज अ रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस। बट ethers are capable of forming hydrogen bond with water molecule। ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेती है। कैसे करती है, यहाँ पे ये 2 लोन पेयर हैं, अब आप यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल शो कर दो, यहाँ पे भी एक वाटर मॉलिक्यूल शो कर दो, तो यू विल सी दैट this oxygen atom can form hydrogen bond with the molecule of water। So as they are capable of forming hydrogen bond with water molecule, ether will be miscible in water and it is fairly miscible। In fact, ethers की miscibility is very much comparable with alcohols। जैसे अल्कोहल हाईली मिसिबल होते हैं, वैसे ईथर भी हाईली मिसिबल होता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल के साथ बना सकता है, लेकिन आपस में दे कैन नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो अब इससे पता चल रहा है आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में 2 ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। क्या क्या, ड्यू टू वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर्स,
बॉइलिंग पॉइंट इज लो। बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा ईथर का? लो होगा, बहुत लो होता है, यहां रखोगे तुरंत वेपराइज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इज लो। और दूसरा क्या? एज इट फॉर्म्स H bond with H2O, it is miscible in water almost to same extent as alcohol. Easy? बस इतना ही आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में समझना। चलिए, हाँ, पोलैरिटी में ये बताया, ये डाइपोल मोमेंट्स का साइन है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन लेस, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट जो फॉर्म हुआ उसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, ये डाइपोल मोमेंट का साइन दिखाया है। और लोन पेयर की वजह से भी डाइपोल मोमेंट होता है। तो आप देखो इसमें सारे डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो इनका वेक्टर सम लोगे तो इट विल हैव अ नेट डाइपोल मोमेंट, लेकिन वो डाइपोल मोमेंट बहुत वीक होगा, इसीलिए मैंने कहा कि इट इज वीकली पोलर। ठीक है, चलिए, सो लेट्स मूव ऑन टू नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में हमें बस दो ही तरह के रिएक्शन पढ़ने हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, जिसमें एक हम रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। ऑक्सीजन is much more electronegative than carbon. रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप लिखिएगा। पहले देखो, इसमें एक जनरल रिएक्शन बता रहा हूं, ईथर, लेट इट बी ROR-, जनरल रिएक्शन, अपॉन रिएक्शन विथ HX। अब HX में ना मैं एग्जांपल ले रहा हूं HI का, क्योंकि रिएक्टिविटी HI की सबसे ज्यादा होती है। HI मीन्स हाइड्रो आयोडिक एसिड। हर्षित, HI का मतलब हाइड्रो आयोडिक एसिड। तो इसमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? इसमें प्रोडक्ट मिलता है RI एंड R-OH पहले स्टेप में। लेकिन ये जो R-OH मिला ना, दिस R-OH कैन फर्दर रिएक्ट विथ HI एंड कैन फॉर्म R-I एंड H2O। पहले स्टेप में ROH और दूसरे स्टेप में H2O। लेकिन बाई प्रोडक्ट ये ओवरऑल रिएक्शन में R-OH बचेगा नहीं, वो भी कन्वर्ट हो जाएगा आयोडाइड में ही। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ऑलमोस्ट दे विल हैव सेम प्रोपोर्शन। बाई प्रोडक्ट नहीं होगा यहाँ पे, बाई प्रोडक्ट सिर्फ H2O है। ओके, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं सिमेट्रिकल ईथर एग्जांपल लेके दूं, चलेगा? हाँ, या ऐसा करता हूं, एसिमेट्रिक ईथर ही लेता हूं और उसी की मैकेनिज्म भी डिस्कस कर दूंगा। ये मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई एम टेकिंग CH3O CH2 CH3, क्या बोलेंगे इसको? मेथॉक्सी इथेन। मेथॉक्सी इथेन का रिएक्शन आई एम डूइंग विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, in which it is first giving CH3I, methyl iodide, and ethanol, CH3 CH2OH. In the second step, CH3 CH2OH reacts with HI molecule present in the reacting mixture, forming CH3 CH2I, ethyl iodide and H2O. रिएक्शन बहुत सिंपल है। पहले यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होता है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, यहां से I- ज्वाइंस टू दिस कार्बन एटम और H ऑक्सीजन एटम के साथ।
उसके बाद सेकेंड स्टेप में तो OH का रिप्लेसमेंट इज डन विथ आयोडीन एंड OH and H टुगेदर फॉर्म्स H2O। लेकिन ये जो मैंने बताया ना, ये शॉर्ट मैकेनिज्म है, दिस इज शॉर्ट मैकेनिज्म। लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू द डिटेल्ड मैकेनिज्म। इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं, 5 मिनट लगेगा, यहीं पर डिस्कस कर लेता हूं, स्पेस है थोड़ा, हम यूज कर लेंगे इसको। आप लोग यहां ध्यान दीजिए, लिखने का काम आप बाद में कर सकते हो, पहले यहां ध्यान दो, मैकेनिज्म समझना जरूरी है। अभी तक कहीं कोई प्रॉब्लम? प्रथम, हर्षित, आ रहा है समझ में? चलिए हर्षित, तो अब यहाँ पे ना वो स्टेप 1 स्टेप 2 में नहीं लिखता, वो सब तो आप समझते हो, वो लिख सकते हो। मुझे सिर्फ ये बता दो कि ईथर में भी हमारे पास ऑक्सीजन एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? और ये जो रिएक्शन हो रही है HI से, दिस HI इज नथिंग बट इट इज एन एसिड ओनली, हाइड्रो आयोडिक एसिड बोलते हैं इसको, राइट? जैसे HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HI इज हाइड्रो आयोडिक एसिड। सो टेल मी व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? प्रोटोनेशन। लो, ये कर दिया प्रोटोनेशन, ये कर दिया प्रोटोनेशन, H प्लस इससे मिला और वो H प्लस यहां ज्वाइन हो गया, तो आपको मिला हर्षित, आपको मिला CH3OH, यहां ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, CH2, CH3 एंड I माइनस, राइट? अब ये जो I माइनस मिला ना, ये अगली स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। I माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल एंड इट विल कॉज न्यूक्लियोफिलिक अटैक इन द नेक्स्ट स्टेप। So I minus here is now ready for the nucleophilic attack, और ये जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूं, दिस स्टेप इज सेम एज दैट ऑफ SN2 मैकेनिज्म। ये SN2 फॉलो हो रहा है, यहाँ पे आपको प्रोटोनेटेड ईथर यहां शो करना है, दिस इज प्रोटोनेटेड ईथर, और प्रोटोनेटेड ईथर में कैसे हम शो करेंगे? तो I माइनस विल बी अटैकिंग ऑन दिस कार्बन एटम, राइट? तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? आपको एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा, राइट? ट्रांजिशन स्टेट में क्या दिखाओगे? आयोडीन और कार्बन एटम के बीच स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बीच वीकनिंग ऑफ बॉन्ड। ये है ट्रांजिशन स्टेट, जो फर्दर ब्रेक होके क्या देता है? CH3I एंड CH3CH2OH। आ रहा है समझ में हर्षित? ये बॉन्ड वीक होता चला जा रहा है, ये बॉन्ड स्ट्रांग होता चला जा रहा है, तो वीक होते होते अल्टीमेटली ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होगा तो लोन पेयर वापस आ जाएगा, CH3CH2OH, और ये CH3 है। इजी? हाँ हाँ, तो ये एक्चुअली आपका क्या SN2 का मैकेनिज्म है, दिस इज SN2 स्टेप। अब मैं इसके नीचे बता रहा हूं कि ये जो अल्कोहल मिला, इस अल्कोहल का क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू अल्कोहल नाउ। सो आई होप ये पोर्शन आपको दिख रहा है, एक बार जस्ट सी इन द कैमरा वेदर दिस पार्ट इज विजिबल और नॉट, आई होप इट इज विजिबल। सो this again will be reacting with another HI molecule, और यहां पे भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक, सॉरी पहले प्रोटोनेशन होगा, दिस इज प्रोटोनेशन, राइट? प्रोटोनेशन में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा CH3 CH2OH2 और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, राइट? और प्लस I माइनस। अगले स्टेप में क्या होगा? I माइनस विल कॉज न्यूक्लियोफिलिक अटैक,
I माइनस विल कॉज न्यूक्लियोफिलिक अटैक। कैसे? तो I माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यू विल बी गेटिंग CH3CH2I, वेरी गुड, और H2, है ना इजी, सिंपल। SN2 मैकेनिज्म कौन सी फॉलो हुई? SN2, दोनों स्टेप में SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी। चलिए, इसी रिएक्शन से रिलेटेड दो चीजें और इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है ना कि ये जो छोटी सी स्पेस है, इस स्पेस में हम डिस्कस कर पाएंगे, तो क्यों ना एक ही बार डिस्कस करके इसको कंप्लीट किया जाए, राइट? चलेगा? चलेगा ना? पक्का? जबरदस्ती तो नहीं कर रहा ना? हर्षित, चलो मैं देखता हूं आप लोगों में से कितने लोगों का दिमाग एलिमेंट्स खाए बिना ही ज्यादा चलता है। मेरी डॉटर बोलती है, कभी कोई अच्छा आंसर दे देती है, मैं उसको बोलता हूँ वेरी गुड, तो बोलती है मैं बिना एलिमेंट्स खाए इंटेलिजेंट हूँ। तो लेट्स सी कि आप लोगों में से कितने लोग बिना एलिमेंट्स खाए ही इंटेलिजेंट है। ये है एनीसॉल। क्या है ये? एनीसॉल। और इसका रिएक्शन मैं कर रहा हूं HI से। इसका रिएक्शन मैं किससे कर रहा हूं? HI से। आपको बताना है कि इस रिएक्शन में कौन सा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड विल ब्रेक, क्लीवेज कहां पे होनी चाहिए? CH3O, वेरी गुड। यहां पे क्यों नहीं होगा हर्षित? ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक होगा? बेंजीन से अटैच है, तो वहां क्या होता है? और प्रॉपर टर्म चाहिए मुझे, ठीक है, सेंस सही है आंसर का। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस अ पार्शियल डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। इसका क्लीव होना, इसका ब्रेक होना डिफिकल्ट है, और ये इजिली ब्रेक हो जाएगा, राइट? दिस विल अंडरगो द क्लीवेज। तो आपको क्या मिलेगा इसमें? आपको प्रोडक्ट मिलेगा फेनॉल। हाइड्रोफोबिक एक्शन यहाँ पे नहीं, वो तो मिसिबिलिटी और उसमें रिलेटेड। मिसिबिलिटी में था कि जैसे जैसे ईथर का साइज बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। यहां पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? फेनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड। एक चीज याद रखना, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है दैट reaction of anisole with HI gives phenol and methyl iodide and not iodobenzene and methanol. Why? एनीसोल की HI से रिएक्शन करने पे आपको फेनॉल और मिथाइल आयोडाइड मिलता है, आयोडोबेंजीन और मिथेनॉल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? तो अभी अभी हमने डिस्कस किया, बिकॉज हियर द क्लीवेज ऑफ कार्बन एटम ऑफ अल्काइल ग्रुप एंड ऑक्सीजन, दिस क्लीवेज विल टेक प्लेस। यहां पे क्लीवेज नहीं होगा, क्यों? बिकॉज देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑफ द अराइल ग्रुप। तो आपका आंसर इसका 1 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन, और बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? अभी भी आने के चांसेस हैं। ये याद रहेगा रीजन? हर्षित क्या याद रहेगा? इट डू नॉट फॉर्म्स आयोडोबेंजीन एंड मिथेनॉल बिकॉज there is a partial double bond character between carbon and oxygen atom of the benzene ring, so that can not undergo cleavage, वहां क्लीवेज नहीं हो सकता। और उसके बाद रिएक्शन लिख देना है जस्टिफाई करने के लिए। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ये गिव रीजन में आया तो भी एक बार रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए।
गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? चलिए एक और पार्ट इसमें है, वो पार्ट भी बता दे रहा हूं। ये है 2-methoxy 2-methyl प्रोपेन, और इसका रिएक्शन HI से करूं तो बोलो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? या मुझे ये बताओ ना सिर्फ कि यहां पे कार्बन ऑक्सीजन है, यहां भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो कौन सा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पहले ब्रेक होगा? बोलो ना कौन सा, राइट या लेफ्ट, किधर ब्रेक होगा? यहां ब्रेक होगा या यहां ब्रेक होगा? चलिए यहां SN2 फॉलो नहीं होगा। फर्स्ट थिंग हियर SN2 विल नॉट बी फॉलो। क्यों SN2 फॉलो नहीं होगा? यहां पे फॉलो होगा SN1। यहां SN1 फॉलो होने से आपको ये वाला कार्बोकेटायन मिलेगा, which is a stable carbocation. So this reaction will proceed by SN1 and not SN2. क्यों? प्रथम क्यों SN1 होगा? Because this carbocation, देखो ये जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ ना, ये टर्शरी कार्बोकेटायन है, तो टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, दैट इज व्हाई SN1। तो याद रखना, इन केस वेयर tertiary carbocation is formed, SN1 will be followed। ठीक है, बाकी जगह SN2 फॉलो होगा। SN2 फॉलो होता नहीं, होगा ही नहीं SN2 फॉलो, क्योंकि यहां पे आप खुद ही देखो ना, पहला स्टेप क्या होगा? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन होने के बाद यहां ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला नहीं, और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होके एक स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो अगला जो I- होगा वो I- कहां अटैक करेगा? कार्बोकेटायन पे। दैट्स व्हाई SN2 में कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होता, SN2 में इसी पे अटैक होता है, ट्रांजिशन स्टेट मिलता है, जबकि यहां पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। समझ रहे हो हर्षित? इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन फ्रेम होके पूछा जाता है गिव रीजन में। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स एंड एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दो चैप्टर आपके ऐसे हैं जिससे मैक्सिमम गिव रीजन काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनिक। ऐसा नहीं है कि बाकी से नहीं आएंगे, बाकी से भी आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस इसी दो चैप्टर से रहता है गिव रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस का और नेम्ड रिएक्शंस का। ठीक है, चलिए, तो ये आपका रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड खत्म हुआ। अब बस एक बार और 5 से 10 मिनट एंड रिएक्शंस ऑफ एनिसोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करना है, देन योर चैप्टर विल गेट ओवर। एक एग्जांपल हम अराइल अल्काइल ईथर के प्रिपरेशन का भी देख लेते हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग में पूछा था ना कि सर यहाँ पे R की जगह पे AR हो सकता है क्या? तो यस, वी कैन ऑल्सो गेट ROAR फ्रॉम दिस मेथड, और उसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। लाइक सपोज यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं विथ, लेट्स स्टार्ट विथ सोडियम फिनॉक्साइड O-Na+। सोडियम फिनॉक्साइड ले लिया, और सोडियम फिनॉक्साइड के साथ कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हो। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड में यू विल हैव दिस क्लीवेज, और ये O-R के साथ बॉन्डेड हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट? अल्काइल अराइल ईथर। प्रोडक्ट क्या बना? अल्काइल अराइल ईथर, और इसके साथ NaX। इजी। इससे आप एनीसोल का फॉर्मेशन बताओ तो।
अगर एनीसोल की प्रिपरेशन करनी हो तो, या सपोज अगर आपको ये कन्वर्जन दिया जाए फिनॉल टू एनीसोल, अगर ये कन्वर्जन दिया जाए, कोई भरोसा नहीं, हो सकता है एग्जामिनेशन में, आई मीन टेस्ट में कल मैं पूछ लूं, हाँ परसों, फिनॉल टू एनीसोल। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ना फिनॉल और एनीसोल की स्ट्रक्चर क्लियर होनी चाहिए माइंड में। देखिए ये है फिनॉल, ये है फिनॉल, और सॉरी ये है एनीसोल। जब भी मैं एनीसोल बोलता हूं मुझे मेरा एक स्टूडेंट याद आ जाता है जिसका नाम ही मैंने एनीसोल रख दिया था। देखिए ये है एनीसोल, दिख रहा है ना, OCH3, राइट। तो आप देख रहे हो विलियमसन ईथर सिंथेसिस ही करना होगा। वेरी गुड, सबसे पहले NaOH, तो सोडियम फेनॉक्साइड बन जाएगा, शाबाश। कोल्वेज रिएक्शन नहीं, विलियमसन सिंथेसिस, यहां रखिए ना CH3I, मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन कर दीजिए, तो Na प्लस और I मिलके क्या बना लेगा, NaI, और बाकी मिलेगा एनीसोल। ये वाला स्टेप इजी। Now the last reaction of this chapter, we are going to talk about electrophilic substitution reaction of an ether जिसमें अराइल ग्रुप हो। एनीसोल का एग्जांपल ले लेते हैं, बेस्ट है। तो लेट्स डिस्कस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनीसोल। इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction of anisole तो इसमें सबसे पहले एक बार एनीसोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर से देख लेते हैं, चलेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, अब आपने इतनी बार देखा है, समझा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आंख बंद करके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होना चाहिए, राइट, है ना। तो एनीसोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, दिस लोन पेयर कम्स हियर इन कंजुगेशन विद द रिंग, और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, तो क्या होगा, क्या मिलेगा, you will get double bond here between carbon and oxygen, एक ही लोन पेयर बचेगा यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज, और बाकी के दो बॉन्ड एज इट इज, राइट हर्षित। इसके बाद दिस लोन पेयर विल कम हियर फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड, और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कम्स हियर फॉर्मिंग लोन पेयर, तो you will be getting ये ऐसा ही रहेगा एज इट इज, पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर, और अब दिस इलेक्ट्रॉन पेयर कम्स हियर फॉर्मिंग डबल बॉन्ड, और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ फॉर्मिंग लोन पेयर, सो पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन एटम, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये कार्बन नेगेटिव चार्ज। तो आप देखिए साफ दिख रहा है यहाँ कि वी हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। तो एनीसोल में मेथॉक्सी ग्रुप की डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग,
इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशंस पे अटैक करेंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे। चलिए एक साथ, अब देखो अब कुछ नया नहीं है, अब जो मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको दिखा रहा हूं ना, यही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप स्टार्टिंग से हर चैप्टर में देखते आ रहे हो, बस यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है और कुछ नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विथ, एक ही बार एनिसोल लिखता हूं और इसी में मैं सारे नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, फ्रेडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन, 4 रिएक्शन यहां डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलेगा ना। तो सबसे पहले मैं नाइट्रेशन के लिए लिख रहा हूं, नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, यही है ना नाइट्रेटिंग रिएजेंट। फिनॉल के केस में थोड़ा डिफरेंट था और उसमें गिव रीजन काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या मिलेगा आपको, you will be getting orthonitroanisole and paranitroanisole. बोलो which one is major? Paranitroanisole is major product. सेकेंड रिएक्शन यहां बता रहा हूं, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन के लिए कैन वी टेक ब्रोमिन इन एसिटिक एसिड, ब्रोमिन इन एसिटिक एसिड ले लिया हमने, राइट। एसिटिक एसिड्स को सॉल्वेंट की तरह यूज किया है, ठीक है। आपको मिलेगा ऑर्थोब्रोमोएनिसोल, ऑर्थोब्रोमोएनिसोल एंड parabromoanisole, orthobromoanisole and parabromoanisole. Again, which one is major product? Good. इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, फ्रेडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। तो फ्रेडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन में मैं अल्काइलेटिंग रिएजेंट में मिथाइल क्लोराइड का एग्जांपल लेता हूं, चलेगा। और इसके साथ क्या रिक्वायर्ड है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये तो मस्ट है, ये होना ही चाहिए, राइट। अगर आपने रिएक्शन में CH3Cl लिखा, ये नहीं लिखा, मार्क्स नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है इस रिएक्शन का। हाँ दूसरा, हाँ दूसरा लुईस एसिड ले सकते हो। तो इसमें आपको मिलेगा ऑर्थोमिथॉक्सी टोल्यूइन, क्या मिलेगा, ऑर्थोमिथॉक्सी टोल्यूइन। CH3 आ गया तो अब वो टोल्यूइन वाला जो है आपका पेरेंट कंपाउंड हो गया, एंड पैरामिथॉक्सी टोल्यूइन। और इसी तरह इसमें लास्ट जो है वो है फ्रेडल क्राफ्ट्स असाइलेशन। फ्रेडल क्राफ्ट्स असाइलेशन, यस, इसमें हम ले रहे हैं एसिड क्लोराइड CH3COCl एंड कैटलिस्ट सेम लुईस एसिड एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफेनॉन, ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफेनॉन, और दूसरा मिलेगा
पैरामेथॉक्सी एसिटोफेनॉल। सिंपल। इसमें से बता दूं आपको कि सीबीएसई जो है ना, पिछले 2 साल में 2023 और 2024 में रिपीटेडली एनिसोल का फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन पूछी है। एक बार फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन पूछी है, एक बार फ्रेडलक्राफ्ट असाइलेशन पूछी है, रिपीटेडली। ये मैं आपको अजमेर रीजन के क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ। हो सकता है ओवरऑल इंडिया का जो, और पूछा ही है डेफिनेटली, क्वेश्चन पेपर तो सब देखा है, एनिसोल के सारे रिएक्शंस इनफैक्ट पूछे हुए हैं। तो पिछले 2 साल में एनिसोल जो है वो, एनिसोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोर्ड पेपर सेटर्स का फेवरेट बना हुआ है। हो सकता है आपको भी है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, बहुत सिंपल है नहीं। सो हियर योर चैप्टर गेट्स ओवर। ये फिनिश हुआ यहाँ पे आपका चैप्टर। इथर्स को हम सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं, ये यूजेस पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको क्या करना है, जस्ट प्रैक्टिस ऑल द रिएक्शंस थॉरली। रिपीटेड राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, एक एक रिएक्शन 5 बार 10 बार देख के, बिना देखे आप लिखिए, इसे प्रिपेयर कीजिए। अलग अलग एग्जाम्पल्स लीजिए, जहां मैंने जनरल रिएक्शंस बताए ना, टेक डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ द अल्काइल एंड द अराइल ग्रुप देयर एंड राइट द पॉसिबल रिएक्शंस। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन उससे बहुत अच्छी हो जाएगी। गो थ्रू योर एनसीईआरटी एज वेल। एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो एनसीईआरटी पूरा प्रॉपरली थॉरली कवर्ड होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी में भी हाईलाइट कीजिए, जितनी बार होगा रिपीट उतना ज्यादा याद रहेगा। एंड इंपॉर्टेंट इज दैट यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस। सारा कुछ करने के बाद अगर आपने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है, आपकी प्रिपरेशन अधूरी है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, इसलिए हर एक टॉपिक के साथ मैं आपको क्वेश्चंस एवरी डे दे रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद आई नो कुछ लोगों का तो अभी भी बाकी होगा, तो सॉल्व एंटायर क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। आपके सॉल्व्ड प्रॉब्लम, सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी करने हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी करने हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी करना है, और एग्जाम्पलर फाइल में भेजूंगा, एग्जाम्पलर फाइल भी सॉल्व करना है। इतना सॉल्व करने के बाद जो भी क्वेश्चन आपको डाउट्स आते हैं या जिस स्पेसिफिक टॉपिक में, कॉन्सेप्ट में डाउट आता है, दोज वी विल बी टेकिंग इन टुमारोज सेशन। फाइन, ठीक है। 16 तारीख को वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। 16th को वी विल स्टार्ट aldehyde, ketones and carboxylic acid, and my target is that by the end of this month that chapter should also get over. So let's see. अभी कल आप पहले इतना कंप्लीट करके आओ, ठीक है। Bye everyone. Your second chapter alcohols, phenols and ethers gets completed here, and stay connected for the next chapter. Keep sharing your doubts as well in the comment sessions.